नमस्कार। मूलतः अभी चिंतन मनन चल रहा है, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, बूथवार जो वोटिंग हुई है उसको देख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। एकदम आंकड़ा ये रहेगा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन सब जगह से जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी से सकारात्मक रुझान आ रहे हैं, तो लगता है काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। जी, पहले चरण और दूसरे चरण की अगर तुलना करें तो दूसरा चरण काफ़ी सुखद रहा है जी। 66.66% रहा है लोकसभा क्षेत्र उदयपुर, तो उसमें काफ़ी सुखद है। कुछ और बढ़िया हो सकता था, ये भी अपने आप में कई विद्वानों के आकलन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से बात कर रहे हैं सब जगह से, तो बूथवार भी बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम है और एक अच्छा परिणाम, एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, प्रचार प्रसार के दौरान आपसे जनता का जुड़ाव रहा और आप हर जगह गए, कई समस्याएं भी थी, कई सुखद पल भी थे। ऑल ओवर आप इसको किस तरह से देखते हैं एक अनुभव के तौर पर, जैसा कि अब हम आगे से जनता के विभिन्न सवाल जवाबों का, विभिन्न समस्याओं को लेकर के आगे ब्यौरा रखने वाले हैं, तो क्या कहते हैं? रमेश जी, आप देखेंगे कि क्षेत्र में जहाँ पर भी जाते हैं एक बड़ी समस्या है। अब बड़ी समस्या की तरफ हमारा ध्यान इसमें आकर्षित हुआ है। देखा है कोई समस्याओं का समाधान हो भी चुका है। कहीं आप देखेंगे पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, कहीं एक्सेस वाटर जो है वो समुद्र की तरफ चला जाता है, उसको संजोने की बात है। जो वाटर बॉडीज़ हैं अलग अलग, उनको आपस में जोड़ने की बात है। कहीं नहर टूटी हुई है तो उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। कहीं बड़ा स्वरोजगार की संभावना नज़र आती है, वहाँ है। पर्यटन के नए कुछ न कुछ प्रकल्प आ सकते हैं, उनकी बात है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ पूरा बदलाव की बात है। ये सारे विषय निकल कर आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चिकित्सा भी है, स्वरोजगार भी है और दूसरे भी मुद्दे हैं जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई स्कीम्स को धरातल पर उतारने से संबंधित है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में मेवाड़ की बात, इस सेगमेंट में आज हम एक बार फिर मन्नालाल जी रावत साहब से जुड़ेंगे। देखिए, चुनाव की एक बहुत बड़ी स्टडी होती है और इस चुनाव को जब लड़ा जाता है तो उसके बाद मतदान के बाद ये इस तरह के क्षण देखने को मिलते हैं। मेरे पीछे का जो नज़ारा है, बहुत सारी पुस्तक हैं, इसमें आध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तक भी है और ज्ञानवर्धक इतना है कि मैं आने के बाद में करीब 5 मिनट तक इन सब पुस्तकों के नाम पढ़ते रहा। लेकिन मन्नालाल जी रावत साहब हैं, इनकी लाइब्रेरी में कई जतन के बाद ये लाइब्रेरी बन पाई, लेकिन इस लाइब्रेरी के साथ जितना जीवन का एक अटैचमेंट है उतना ही जीवन का एक नया दौर अभी शुरू होने जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि राजनीति में जैसे जुड़ाव होता है तो उसके बाद जनता का सबसे बड़ा जुड़ाव इसमें देखा जाता है। सर, चुनाव का बहुत बड़ा दौर आखिरकार बीता, मतदान भी हो गए, लेकिन अब कैलकुलेशन मन्नालाल जी रावत द्वारा की जा रही है, किस तरह का मंथन किया जा रहा है, क्या लेखा जोखा रखा जा रहा है? नमस्कार। मूलतः अभी चिंतन मनन चल रहा है, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, बूथवार जो वोटिंग हुई है उसको देख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। एकदम आंकड़ा ये रहेगा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन सब जगह से जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी से सकारात्मक रुझान आ रहे हैं, तो लगता है काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। किस तरह का अभी जिन जिन क्षेत्रों में आपका पहले जाना हुआ उसके बाद में क्या क्या कैलकुलेशन आ रही है, किस तरह का मतदान रहा है, कहीं कम रहा है, कहीं ज़्यादा रहा है, लेकिन ऑल ओवर फील्ड की क्या देखी जा रही है बात? जी, पहले चरण और दूसरे चरण की अगर तुलना करें तो दूसरा चरण काफ़ी सुखद रहा है जी। 66.66% रहा है लोकसभा क्षेत्र उदयपुर, तो उसमें काफ़ी सुखद है। कुछ और बढ़िया हो सकता था, ये भी अपने आप में कई विद्वानों के आकलन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से बात कर रहे हैं सब जगह से, तो बूथवार भी बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम है और एक अच्छा परिणाम, एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी, प्रचार प्रसार के दौरान आपसे जनता का जुड़ाव रहा और आप हर जगह गए, कई समस्याएं भी थी, कई सुखद पल भी थे। ऑल ओवर आप इसको किस तरह से देखते हैं एक अनुभव के तौर पर, जैसा कि अब हम आगे से जनता के विभिन्न सवाल जवाबों का, विभिन्न समस्याओं को लेकर के आगे ब्यौरा रखने वाले हैं, तो क्या कहते हैं? रमेश जी, आप देखेंगे कि क्षेत्र में जहाँ पर भी जाते हैं एक बड़ी समस्या है। अब बड़ी समस्या की तरफ हमारा ध्यान इसमें आकर्षित हुआ है। देखा है कोई समस्याओं का समाधान हो भी चुका है। कहीं आप देखेंगे पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, कहीं एक्सेस वाटर जो है वो समुद्र की तरफ चला जाता है, उसको संजोने की बात है। जो वाटर बॉडीज़ हैं अलग अलग, उनको आपस में जोड़ने की बात है। कहीं नहर टूटी हुई है तो उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। कहीं बड़ा स्वरोजगार की संभावना नज़र आती है, वहाँ है। पर्यटन के नए कुछ न कुछ प्रकल्प आ सकते हैं, उनकी बात है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ पूरा बदलाव की बात है। ये सारे विषय निकल कर आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चिकित्सा भी है, स्वरोजगार भी है
और दूसरे भी मुद्दे हैं जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई स्कीम्स को धरातल पर उतारने से संबंधित है। मुझे लगता है काफ़ी गुंजाइश है। जी 4 तारीख को मतदान का जो परिणाम है वो आना है 4 जून तक, लेकिन कुछ आंकलन, कुछ इस तरह की बातें हैं वो सब आ रही है। आपके द्वारा भी किस तरह का इस पर मंथन हो रहा है, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? नहीं, देखा बूथवार रुझान भी देखे हैं, चर्चाएं भी की हैं, और जो अनुभवी विद्वान जन उनसे बात की, जनप्रतिनिधिगण जिन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया उनके साथ चर्चाएं की है, और सब जगह से अगर चर्चा करते हैं तो सकारात्मक भाव निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम रहा है। वैसे तो 8 में से 5 तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 जहाँ के बीजेपी के नहीं हैं, नॉन बीजेपी विधायक हैं, वहाँ पर भी सकारात्मक भाव आ रहा है। जी, इस चुनाव में कई बातें थी, कई चुनाव बीतने के बाद में वो बुला दी जाती है, लेकिन हम देखते हैं आज भी देश में राष्ट्रवाद और जो हमारे देश के प्रति जो भावना है, समर्पण भावना है, क्या आपने देखा, इसको कैसे देखते हैं? राजनीति से परे अगर देखें तो समाज नीति और राष्ट्र नीति, ये दोनों प्रश्न आज की तारीख में प्रासंगिक है। हमारा पूरा जो जीवन है वो आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित है, हम जीवन मूल्यों से प्रेरित है, हम उस पर बात करते हैं और उसके बाद इनको साथ में लेकर विकास के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय बहुत कीमती हैं और सभी की तरफ ध्यान आकर्षण है। समाज की सृजन शक्ति भी चाहती है, समाज का पूरा जो भाव है वो भी जुड़ा हुआ है, और उन्हीं विषयों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का मार्ग है वो दिख रहा है, तो उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है सभी विषय प्रासंगिक हैं, आप जिनकी तरफ संकेत कर रहे हैं वे भी सारे महत्वपूर्ण हैं, और मेवाड़ तो आन बान शान के लिए जाना जाता है, तो यहाँ के विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, विरासत के विषय, और विरासत के साथ में जो आधुनिक विकास के कोई प्रतिमान स्थापित करने वो विषय सारे हैं। जी, जैसा कि देश में अब चुनाव की जो प्रक्रिया है लगातार आगे बढ़ रही है, 2 चरण संपन्न हो गए हैं, और इसको आप ऑल ओवर क्या देख रहे हैं, किस तरह की वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ ऑल ओवर देखते हैं? नहीं, हम मूलतः उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होकर जब देखते हैं तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो सब जगह से जन जन का नारा बन गया है। मुझे लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सब आशीर्वाद दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र नीति अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो राजनीति से बड़ा विषय है। मुझे लगता है पूरा भाव उसके साथ जुड़ा है। जी, जो नारा 400 पार दिया गया है उसको कितना सटीक मान रहे हैं रावत जी? अब देखिए, सटीक है निश्चित रूप से, क्योंकि जन जन का नारा है और जनता की भावना जुड़ती चली जा रही है इसमें, और इसमें आप देखोगे 370 प्लस बीजेपी को और 400 के पार जो है वो एनडीए को, ये भाव जुड़ता जा रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कोई दिखता नहीं है, बाकी सारे बिखरे हुए हैं। कई जगह से बात आती है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे क्या, इस तरह की जो चर्चाएं हैं, और सारा बिखराव है, आपस में विरोधाभास भी है, और परिवार आधारित पार्टियां हैं, उसको देखते हुए लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्ग और उनका नेतृत्व और जो ग्लोबल लेवल पर उनकी प्रेजेंस है वो भारत को आगे बढ़ाती हुई तो भारत के पर्यायवाची बने हुए नजर आते हैं, उस कारण उनके सामने कोई कुछ है नहीं। जी, मनालाल जी के सामने कई सारी चुनौतियां भी होगी, लेकिन प्राथमिकता भी कई सारी है। ऐसे में हम बात करते हैं तो उदयपुर शहर के इस विकास में नई बातें हमेशा हो रही है। यहाँ एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर लगातार बात की जा रही है, दूसरा एक सवाल उदयपुर में रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर भी है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को भी है। क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार की बात करें तो इसमें ये सारे विषय हमने रखे हैं और हमारी अपनी प्राथमिकताएं हमने तय कर ली हैं। 25 प्राथमिकताओं पर लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, दूसरे कनेक्टिविटी के भी इश्यूज़ हैं, रीजनल पासपोर्ट सेंटर भी है, धारा 342 में बदलाव की बात है, इसके अलावा 275 के अधिकाधिक प्रोजेक्ट कैसे आ सकते हैं, ये सारे विषय हैं। इन सभी विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है पानी और पर्यटन और स्थानीय स्तर पर रोजगार, तो जनजातीय अंचल की समस्याओं का अधिकाधिक समाधान कैसे हो, इसके इर्द गिर्द रहते हैं तो भी मुझे लगता है बहुत सारा काम है। जी, जैसा कि आपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जिक्र किया, तो यहाँ पर जो भवन है वो अकेला भारत का ऐसा पहला भवन है जो इस डिपार्टमेंट का है, बाकी सारे भवन हैं वो रेंटेड हैं। तो क्या देखते हैं इसको बहुत हम एफर्ट लगा के करें पूरे संभाग के लोगों के द्वारा, तो ये संभव है? मुझे लगता है कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनका अध्ययन करके विषयों को आगे लेंगे और यहाँ जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या व्यू है, उस विषय को जब कनेक्ट करेंगे तो आज से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। जी, अब गर्मी का वक्त है, मोटा मोटा 1.5 से 2 महीने का वक्त अभी और हमारे पास में है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है दूर दराज के इलाके में पानी की।
तो क्या इस कार्यकाल में अभी इसकी रणनीति बन के क्या आगे भविष्य में इसको शॉर्टेज किया जा सकता है? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना है जल जीवन मिशन, और घर घर नल से पेयजल पहुंचाने की योजना है, और उसको लेकर काम तेज़ी से आगे बढ़ा है। राजस्थान की पिछले 5 साल की जो सरकार रही, उन्होंने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसको शायद कहीं ना कहीं इसको धीमी गति दी। और बाकी सारे जो विषय आपने अखबार में पढ़ी लिए होंगे, कुछ उसमें घोटाले भी हुए, कुछ अनियमितताएं भी हैं, वो सारे विषय। लेकिन अब आगामी समय में इनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि वाटर बॉडीज़ को कैसे कनेक्ट करना, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके जो प्रोजेक्ट हैं उनको जेजेएम के साथ कैसे जोड़ना, ये सारे कुछ इश्यूज रहेंगे। मुझे लगता है इसमें 275 के जो परियोजना है उसके साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना, थोड़ा लगता है कि इसमें रास्ते निकलते हैं और तेज़ी से काम होता हुआ नजर आता है। जी सर, जेसमन हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा लेक है। यहाँ के आसपास के टापू के जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, अभी भी पढ़ने जाने के लिए नावों का उपयोग करते हैं। नावें कई बार डैमेज हो जाती है, कई बार अगर उनको एकमेंडेशन दिया जाता, प्रोवाइड कराया जाता, लेकिन अल्टरनेटिव ये कि वो टूट जाती है, समाधान स्थायी हो नहीं पा रहा है। मन्नालाल जी, क्या इसके ऊपर कोई एक ऐसा डीपीआर या ऐसा कोई रोड मैप तैयार कर सकते हैं या अपने एजेंडे में ले सकते हैं जो सारे बच्चे इस रोड मैप से जुड़ जाए और अपने स्कूल आने जाने के लिए नावों के बजाय वो एक सड़क मार्ग से आने जाने लगे? इस पर ऐसी बात पहले की भी सांसद द्वारा जी की गई, लेकिन उस पर एक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। हमने सवाल बताया था, उनका जो इशू बताया, लेकिन उसके ऊपर शॉर्टेज नहीं हुआ था। क्या हमने इस तरह का कोई रोड मैप कर? देखिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना शासन का काम है, और शासन में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात को आगे लेकर कैसे समाधान करना, ये महत्वपूर्ण है। आप शायद जो संकेत कर रहे हैं बंटवाड़ा जैसे कुछ बस्तियां हैं उनको कनेक्ट करने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि बंटवाड़ा का जो मुझे जो ध्यान में है वो ये है कि पिछली बार वो नाव दी थी, तो जिसमें राजस्थान सरकार की जो फ़ी है वो भी एग्जाम्पशन में दी है, और बच्चे आज भी आते जाते हैं, लेकिन सुरक्षा का भाव तो फिर भी है। 3.5 किलोमीटर रोज़ पानी में यात्रा करना और भी स्कूल जाना लगता है। उन बच्चों को क्या स्पेशल कोई रेजिडेंशियल सिस्टम दिया जा सकता है? कोई ना कोई समाधान इसमें निकलता हुआ नजर आता है। आगे बात करेंगे इस पूरी बात को समझ के। अब सर, तमाम इशू पर हमने आपसे पहले भी बात कर ली, लेकिन आदिवासी इलाका में एक तो धर्मांतरण का वो पूरे अभी चुनाव में भी वो इशू चलता रहा, क्या इस पर भी मन्नालाल जी कोई बात करेंगे? और दूसरा एक डिवाइडेशन की बार बार बात आई है, तो क्या ये दोनों पर क्या देखते हैं? एक बार इस सवाल को करते हैं। मुझे लगता है ये विषय समाज का है, राष्ट्र का है जी, और संस्कृति की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और संस्कृति है तो जनजातियों की पहचान है जी, जनजातियों की पहचान है तो अस्मिता है, अस्मिता है तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। इसके इर्द गिर्द संविधान का आर्टिकल 342 भी बहुत स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता है। लोकल कमेटी के जो 5 पैरामीटर वो भी इसमें स्पष्ट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी इसमें सुस्पष्ट है। मुझे लगता है इसमें गवर्नेंस के इशू हैं, कुछ नोटिफिकेशन के इशू हैं। एक हो सकता है कि पैरामीटर में किस प्रकार के जो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अधिसूचना उसमें संशोधन की बात है, कैसे संसदीय कानून बनेगा, सारे विषय हैं। इन विषयों को बहुत संजीदा तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मूल विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और जनजातियों के विषयों को लेकर जिस प्रकार की संवेदनशीलता यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिखाई है, वो संभवतः किसी सरकार ने नहीं दिखाई है। तो विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, विकास के जो आधुनिक पैरामीटर हैं वहाँ तक कैसे पहुँचना, उसको जब देखते हैं तो आपने जो प्रश्न उठाया ये एक गंभीर बाधा नजर आती है, और इसका कहीं ना निराकरण तो आवश्यक है, ये दिखता है। कानून में जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, मैं और मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम इस विषय को जहाँ पर भी उचित स्तर पर उठाना है, जिस ढंग से उठाना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। मन्नालाल जी की सिंह राशि है और ताराचंद जी की तुला राशि है, लेकिन जो परिणाम आने वाला है वो सिंह राशि का बढ़ता हुआ परिणाम है। ये सब मन्नालाल जी भी कुछ आकलन क्या कहते हैं? मुझे लगता है हम सहज भाव से यदि देखें तो सूर न देखे टिप्पण, सुकून न देखे सूर, वो वाली बात है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जब काम करते हैं, युद्ध स्तर पर जब काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कहीं अड़चन, बहुत ज़्यादा कहीं ज्ञान विज्ञान में अटकने की जगह तेज़ी से काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सारा हमारा अपनी जो ज्ञान परंपरा है, अगर वो सकारात्मक ऊर्जा दे रही है तो हम पूरे विनम्र भाव से हम सभी को नमस्कार करते हैं, उसको प्रेरणा के रूप में लेते हैं। बाकी जो भी है वो समाज और राष्ट्र का है। जी, हमने पुस्तकों को अपने जीवन का एक मित्र बनाया है, और वो मित्र के साथ किस तरह का रिश्ता हो सकता है वही जानते हैं। कई सारी किताबों के नाम मैं पढ़ते रहा, और अभी मैं उनको जिक्र करूँ तो मेरे लिए कम पड़ेगा। ये जीवन में कैसे संभव हो पाया? लगता है स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण आयाम है जीवन का। जब कभी भी आप जाते हैं तो आप ज्ञान यदि इकट्ठा करेंगे, कुछ लेंगे, स्पष्टता लेंगे और सुस्पष्ट रूप से मार्गदर्शन लेंगे, प्रबोधन लेंगे, तो कहाँ से लेंगे?
तो ज़िंदगी में रोज़ ये लगता है कि हम खुद का प्रबोधन पहले करें, फिर उसके बाद दूसरे से बात करें। और जब पूरे दिन कुछ काम करते हैं तो कुछ प्रश्न निकल के आते हैं, उन प्रश्नों का सटीक जवाब कहाँ है तो पता चलता है कि है, और उसका एक मेथड है स्वावलंबन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक वाङ्मय है पूरा, युगांतर प्रेस का है, और मथुरा से युगवाणी योजना का पूरा है, तो उसमें सभी समस्याओं का समाधान नजर आता है। पुरुषोत्तम यदि आप पढ़ रहे हैं तो नज़र आता है, तीर्थ सेवन पढ़ रहे हैं तो आपको ये महत्व नज़र आता है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो तीर्थ है वो कितने महत्व के हैं, क्यों प्रवास होता है, क्यों संवाद होता है, कैसे बात करनी है, कैसे उपनिषदों का ज्ञान की हमारी एक प्रथा रही है, वो सारी बातें। कहीं कुछ यात्राएं भी हैं, सुनसान के सहचर नाम की अगर पुस्तिका पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जो आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं आपका बोझ सारा छोड़ना पड़ता है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो क्या व्यावहारिक जीवन में ये नहीं है? व्यावहारिक जीवन भी यही है, जो आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, सारी बाधाओं को छोड़ना पड़ता है, और प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए आपको आगे से बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, चमक दमक की ज़िंदगी अपनी जगह पे एक हो सकती है, लेकिन यथार्थ और जो तात्विक रूप से कुछ चीज़ों को समझना बोलते हैं। बराक ओबामा की यदि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, पिता से मिले सपने पढ़ते हैं तो लगता है कि जो एक कलेक्टिव इश्यूज़ हैं उस पर बात कैसे करें, संवाद कैसे स्थापित करें समाज का, ये सारा लगता है। और बदलते भारत की तस्वीर को यदि देखना है तो नारायण मूर्ति को आपको पढ़ना है, तो उसमें नज़र आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भाषणों का संकलन है वो नज़र आता है, अटल जी के भाषणों का एक संकलन है वो नज़र आता है। मेवाड़ के इतिहास को देखना तो वीर विनोद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ओझा जी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सारी चीज़ें उसमें नज़र आती है। चर्चाएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन पुस्तकें एक अच्छे मित्र के रूप में, अच्छे गुरु के रूप में हमेशा साथ देती है। और सार्वजनिक जीवन में कुछ भी बोलना तो उससे पहले उन तथ्यों का सत्यापन करना भी आवश्यक होता है। तो एक तार्किक ढंग से बात रखना ठीक लगता है। मुझे लगता है ये एक अनवरत यात्रा है। उस यात्रा पे जब आगे निकलते हैं तो किताबें अपने आप में एक साथी के साथ में, मित्र के रूप में हमेशा साथ देती है, मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसलिए ये यात्रा जारी रहेगी। कहाँ शुरू हुई मुझे नहीं पता, स्वेट मार्टिन से शुरू होगी, लेकिन उसके बाद आज विविध विषयों पर मेरा केंद्रीय विषय जो है वो भारत की अस्मिता है, विकास है और अस्तित्व है, और जनजातियों की जो एंगल है उसको उसके साथ में जोड़ते हुए देखने की बात है। इन विषयों के आसपास रहते हैं तो फिर विकास वहीं से निकलता है। आप यदि अस्मिता को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि विकास की जो नीतियां हैं, विकास की योजना है वो कितनी सही है, कितने गलत है, आकलन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, फेल होती हुई योजनाएं आपको नजर आएंगे, वो तो ट्रेंड्स है, लेकिन ट्रेंड से काम नहीं चलता, प्रवृत्तियों से काम नहीं चलता। काम चलता है मूल रूप से गलती कहाँ हुई, उस बात को वहीं से रोकना, गवर्नेंस में लाना और फिर सफलता के वहाँ पर आगे बढ़ाना, ये सारी यात्रा है। जी, चुनाव के दौरान ही एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, मन्ना लाल जी रावत एक परिचय, उस पर भी मैंने जो आपके ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं उनसे भी मैं बातचीत कर रहा था। तो ऐसा मुझे लगता है कि मन्ना लाल जी रावत आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी कि अभी आपने देश की अस्मिता और उन सभी इश्यूओं को लेकर बात की, तो ऐसी एनर्जी है, मन्ना लाल जी रावत की एनर्जी है, जैसे पढ़ना लिखना ये सारा राष्ट्र हित में सही तरीके से उपयोग में आने वाली है। क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि उसमें इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, ये उनकी अपने, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती तो सब में अच्छाइयाँ देखता है। तो मुझे लगता है कि जो वक्ता थे, जो बोल रहे थे विद्वान, वो उनकी अपनी अनुभूतियाँ, लेकिन हम तो ये कहेंगे हम एक यात्री हैं, कोशिश करते हैं रोज़ अच्छा ढूंढें, अच्छा करने की कोशिश करें, और समस्या का समाधान हो सकता है क्या, इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन आसान रहेगा। जी, तो देखिए दोस्तों, हम एक यात्री हैं और इसी तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल, अभी स्नेह मिलन कार्यक्रम था और उसमें कुछ खुशी के पल, लेकिन वो जो फरमाइशों का दौर ऐसा चला कि फिर हर कोई फरमाइश करने लगा। क्या नहीं, मूल रूप से हम लोग, आप देखिए एक बालक जो होता है वो कहीं से भी आवाज़ें आती है तो वो नाच नृत्य करना शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि जीवन का पहला जो है वो हम शब्द सीखने से पहले नृत्य करते हैं, फिर उसके बाद कोई गुनगुना रहा है, कोई बात है कहीं से, तो सहज भाव से उसके साथ कनेक्ट होता है। ये सारी प्रकृति के साथ हमारा जो तारतम्य है वहीं से हम सीखते हैं। फिर जब अध्ययन करते थे तो मुझे ध्यान आता है कि रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते थे तो हम जो रेडियो है वो हमारा मित्र हुआ करता था। 89 से लगा के 97 तक कंटिन्यूस BBC सुनना, जो DD के मतलब आकाशवाणी के समाचार सुनना, कुछ साक्षात्कार सुनना, और फिर उसके बाद जब पढ़ने बैठे हैं तो एक गीतों का दौर चलता है, वो सुनते रहते थे। फिर सहज भाव से ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं तो वहाँ पर भी गीतों का एक क्रम है, तो कुछ ऐसे गुनगुनाना सीखा तो वो शायद उस दिन कहीं माने रविंद्र जी सीमाली जी के पास में गुनगुना रहे थे तो हमने भी गुनगुना दिया, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं पकड़े गए
हुआ है और ये आनंद के लिए है ना। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए सीखना है, जैसा भी आता है टूटा फूटा आता है उसको गुनगुना लेते हैं, इस तरह से चला था वो। पर शुरुआत तो आपसे हुई, बाकी तो सब मुकड़े जो आपके साथ ही साथ दोहराने लगे। नहीं, वो रवि जी वैसा ने शुरू किया था और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाया। मतदान हो चुका है, अब परिणाम की बारी है और सभी मतदाताओं के लिए, शहर की जनता के लिए, आपकी लोकसभा सीट के लोगों के लिए मन्नालाल जी का क्या मैसेज है राष्ट्र न्यूज़ चैनल के जरिए? नहीं, हम विकसित भारत 2047 जो एक अभियान है उसमें हम भागीदार बने, सभी जहाँ पर भी हम हैं हम उसको अच्छे से लें और अच्छा करने का प्रयास करें। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सुस्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो सबका प्रयास है वो बहुत कीमती है और विश्वास कायम होगा कि हाँ हम लोग एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और परम वैभव जो राष्ट्र का है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको प्रयास करना है। तो दोस्तों, ये थे मन्नालाल जी रावत साहब जिन्होंने राष्ट्र न्यूज़ के जरिए ये सारी बातें साझा की है। और जैसा कि चुनाव का एक बड़ा दौर बीता है, लेकिन अब जिम्मेदारियों का दौर शुरू होने वाला है और यही वक्त है जब एक दूसरे इश्यू को लेकर, समाज के हित को लेकर, राष्ट्र की अस्मिता को लेकर, राष्ट्र के हित को लेकर जो बातें की जानी है उसी के लिए भी अभी से ये कैलकुलेशन की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मतदान का परिणाम भी आना है, इसी को लेकर लगातार सर से मुलाकात होती जा रही है। और जैसा कि उदयपुर लोकसभा सीट पर एक नई रणनीति अब से लिखी जा रही है, इसको लेकर सर से आगे भी बात होती रहेगी। आज आपने एक बार हमें फिर कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साधुवाद और सभी श्रोताओं और पाठकों का भी बहुत बहुत साधुवाद।